एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल जीके एसएसबी एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। फंडामेंटल राइट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम में आपके आर्टिकल 19 to 22 इंक्लूडेड है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 19, 20, 21, 21A जो है डिस्कस कर लिया था आर्टिकल। आज हम इसका लास्ट आर्टिकल 22 डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। और वीकली हमारा संडे को जो है टेस्ट होता है हमारा, जितना भी हमने वीक में पढ़ा होता है, स्टडी किया होता है। तो कल आपके फंडामेंटल राइट आपके कल जो है राइट टू फ्रीडम के रिलेटेड आपको एमसीक्यू सेशन हम ले आएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसको डिटेन किया गया है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ओके। आर्टिकल 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड एंड डिटेन। वही मैंने बोला कि आर्टिकल 22 जो है एक उस पर्सन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है जिसको अरेस्ट किया गया है या फिर जिसको डिटेन किया गया है, ठीक है। अब देखिए आपकी डिटेंशन दो तरह की होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब देखिए प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। देखिए अब देखिए पुनिटिव डिटेंशन जो है वो किस पर्सन, जब एक पर्सन, देखिए जब एक पर्सन जो है कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको जब अरेस्ट किया जाता है, उसको अपनी कस्टडी में लिया जाता है, तो उसके ऊपर प्रॉपर जो है कोर्ट में हियरिंग होती है, ट्रायल चलता है उसके ऊपर, ठीक है, प्रोसीडिंग चलती है उसके केस की। और लास्ट में क्या करते हैं, कोर्ट जो है उसको जहाँ तो गिल्टी फाउंड करता है और जहाँ फिर उसको गिल्टी फाउंड नहीं करता है। अगर किसी पर्सन को गिल्टी फाउंड कर दिया जाए, अगर उसने कोई एक्ट किया है, अगर उसमें उस पर्सन को जो है गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसको बोलेंगे कन्विक्शन इन अ कोर्ट, मतलब कन्विक्शन किया गया है, उसको कोर्ट के द्वारा जो है कन्विक्ट किया गया है, ठीक है। ऐसे इस पनिशमेंट को, इस तरह के डिटेंशन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्यूनिटिव डिटेंशन बोलेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर प्रॉपर हियरिंग चली हो, कोर्ट के द्वारा जो है उसको गिल्टी फाउंड किया गया हो उसके क्रिमिनल के लिए, तो वो है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, ओके। आई होप आपको प्यूनिटिव डिटेंशन क्लियर हुआ होगा। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय ए कोर्ट। अब प्यूनिटिव डिटेंशन पता क्या होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको दिखाई दे रहा है सीधे प्रिवेंट कर रहा है ना, एक पर्सन को जो है अरेस्ट किया गया है, उसको कस्टडी में रखा गया है विदाउट एनी ट्रायल, ना ही उस पर कोई ट्रायल हुआ है, ना उसकी कोई प्रोसीडिंग हुई है, ना कोई ऐसा केस हुआ है, और ना उसने कोई एक्ट, क्रिमिनल एक्ट किया हुआ है, ठीक है, ना ही कोर्ट ने उसको किसी तरह का कोई गिल्टी फाउंड किया। ऐसे पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और इसका इट इज़ अ पर्पस, इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर ए पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन किया क्यों जाता है, ताकि एक पर्सन को जो है रोका जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, ताकि वो फ्यूचर में कोई ऑफेंस कमिट ना कर दे, कोई क्रिमिनल एक्ट जो है ना कर दे, उसको उस एक्ट को करने के रोकने के लिए जो है एक पर्सन को क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, ठीक है। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर है आपका, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, एक प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रिकॉशंस लेते हैं ना लोग पहले, तो प्रिकॉशनरी मेजर है एंड ये सस्पिशन के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब शक के बिना पे जो है एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 22 हैज़ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डील विद द केस ऑफ ऑर्डनरी लॉ। आर्टिकल 22 के जो है 2 पार्ट्स के साथ डील करता है, एक तो ऑर्डनरी लॉ के साथ और दूसरा करता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के साथ, ठीक है। एक ऑर्डनरी लॉ के साथ, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के साथ, ठीक है। अब देखिए द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 कन्फर्स द फॉलोइंग राइट ऑन ए पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एन ऑर्डनरी लॉ। अब देखिए आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके साथ डील करता है, वो एक पर्सन को जिसको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, उस पर्सन को कुछ राइट प्रोवाइड करता है जिसको एक ऑर्डनरी लॉ के तहत जो है अरेस्ट किया गया होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अब देखिए जिस पर्सन को जो है डिटेन किया गया है, सबसे पहले तो आपको उसको इन्फॉर्म्ड करना है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड क्या करना है कि भाई तुम्हें किस
सेक्शन के तहत या किस पैनल कोड के तहत तुम्हें क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, तुमने ये उसको बताना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसे जो पुलिस फोर्स वाले आप आपके आते होंगे, बहुत सारे ऐसे शोज़ आते हैं, आपके मूवीज़ आती हैं जिसमें आप देखते हो ना, जब एक पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो बोलते हैं तुम्हें धारा 144 के तहत तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर 302 जो है धारा चल रही है, मतलब ऐसे अलग अलग जो है बताते हैं कि इन्फॉर्म्ड करते हैं उस पर्सन को कि इसके इस सेक्शन के अंडर, इस पैनल कोड के अंदर तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसको कि सबसे पहले आप लोगों ने इसको इन्फॉर्म्ड करना है, उसका अरेस्ट किस ग्राउंड पे हो रहा है, ठीक, किस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, फिर राइट टू कंसल्ट एंड टू डिफेंड बाय लीगल प्रोटेक्शन। अब उसके पास राइट है कि वो अपने लिए एक डिफेंडर जो है हायर कर सकता है, अपने लिए एक लीगल प्रोटेक्शनर, एक लॉयर जो है वो हायर कर सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है, उसके पास ये भी अधिकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने उसको अरेस्ट किया है तो उसके 24 घंटे के अंदर आपने क्या करना है, उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, कोर्ट के सामने जो है पेश करना है उस पर्सन को। ठीक है, और इसमें से आपने एक्सक्लूड कर देना है जर्नी टाइम। जर्नी टाइम मान लीजिए आपने एक पर्सन को अरेस्ट किया, ठीक है, जहाँ से आपने उसको अरेस्ट किया वहाँ पे आसपास में कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। ठीक है, तो आपको पुलिस स्टेशन तक उसको ले जाने में जो है 1 घंटा लग गया, एग्जांपल ले रही हूँ, 1 घंटा लग गया। ठीक है, तो वो जो टाइम है ना, टाइम पीरियड जो जब आपने उसको अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन तक उसको लेके गए, तो वो टाइम आपने एक्सक्लूड कर देना है उससे जर्नी में। ठीक है, वो आपका क्या होगा, जर्नी टाइम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथोराइज फॉर द डिटेंशन। आपने उसको 24 घंटे के बाद जो है आपने उसको क्या कर देना है, रिलीज़ कर देना है, अगर मैजिस्ट्रेट जो है उसकी फर्दर डिटेंशन के बारे में आपको ऑर्डर नहीं देता है तो। ठीक है, ये उसके पास 4 राइट हैं। अगर किसी पर्सन को ऑर्डिनरी लॉ के तहत जो है अरेस्ट किया गया है, उसको डिटेन्ड किया गया है, ऑर्डिनरी लॉ ही हो गए, कोई लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाए हुए हैं जो आपके क्रिमिनल बेसिस, क्रिमिनल टाइप के जो लॉ होते हैं उसको ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं हम लोग। उसके अंडर जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते, उस पर्सन को जो है ये 4 तरह के जो है प्रावधान है, उसको राइट्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखिए, दीज सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी। अब देखिए, ये जो सेफगार्ड है जो प्रोवाइड करवाए गए हैं, 4 सेफगार्ड हम लोगों ने देखे, तो ये सेफगार्ड जो है ये ना तो एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी, अब ये सेफ गार्ड जो है, दी सेफ गार्ड आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन। ये एनिमी एलियन को नहीं है अवेलेबल पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंडर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको, उसके लिए भी जो है ये सेफ गार्ड नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल, क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। अगर किसी ठीक है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, जहाँ अरेस्ट ऑन द फेलियर टू पे द इनकम टैक्स, कोई पर्सन जो है इनकम टैक्स पे नहीं कर पाया, तो कोर्ट ने जो है एक नोटिस दिया है कि इसको जो है ऑर्डर दिया है कि भाई इस बंदे को जो है आप लोग क्या करके आओ, इसको अरेस्ट करके आओ, तो वहाँ पे ये अवेलेबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, डिपोर्ट करना है किसी एलियन को, मान लीजिए कोई फॉरेनर जो है इंडिया में आया, ठीक है, उसके 2 दिन हो गए हैं, उसका वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो वो फिर भी इंडिया के अंदर ही रह रहा है अगर पर्सन, तो उसको क्या करना हो, उसको भी, उसके लिए भी कौन, कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है। ठीक है, कि भाई इस पर्सन को जो है आप लोग अरेस्ट करके लाइए, उसको कस्टडी में लीजिए। ठीक है, कस्टडी में लीजिए और उसको क्या कीजिए, डिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस मैटर में जो है आपका जो है ये जो सेफ गार्ड जो फर्स्ट पार्ट में थे ये अवेलेबल नहीं होते। ये कौन बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। दे अप्लाई ओनली टू द एक्ट ऑफ क्रिमिनल और कॉजी क्रिमिनल नेचर। ये सेफ गार्ड सिर्फ उसी को प्रोवाइड होंगे जो क्रिमिनल नेचर का कोई एक्ट होगा या कॉजी क्रिमिनल। कॉजी क्रिमिनल होता है क्रिमिनल प्लस सिविल मिक्स जो होता है, उसको बोलते हैं कॉजी क्रिमिनल। क्रिमिनल एक्ट जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने जो है किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिमिनल एक्ट बोलेंगे। ठीक है, ओके, समझ आया।
ठीक है। और कॉजी क्रिमिनल में जैसे मान लीजिए कोई सिविल एक्ट के किसी पर्सन को, मान लीजिए कोई अनटचेबिलिटी जैसे आपकी प्रैक्टिस करना जो है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। कोई पर्सन जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा था, किसी मान लीजिए किसी को उसने किसी की डिग्निटी को जो है उसने हिंडर करने की कोशिश की है, ठीक है, उस पर्सन की, और वहाँ से जो है बात बढ़ जाती है। अगर वो है तो वो सिविल एक्ट था, लेकिन अब वो मसला इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो अब दोनों पर्सन के आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है कि दूसरे बंदे ने क्या कर दिया, उसके एक इंसान को क्या कर दिया, उसको जो है उसका मर्डर कर दिया इसी बेसिस पे, तो वो हो जाएगा कॉजी क्रिमिनल नेचर का, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। और सम एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, और किसको अवेलेबल होगा, जो अगर आपकी कोई सिक्योरिटी जो पब्लिक इंटरेस्ट पे जो कोई बात है तो उसके लिए भी जो है ये सेफ गार्ड आपके अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू हु आर प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड आर डिटेन्ड। एक सेकेंड, यहाँ पे पर्सन भी था, कभी कभी टाइपिंग करते वक्त कुछ जो है वो वर्ड्स डिलीट हो जाता है बीच में से, सो आप इतना मैनेज कीजिएगा प्लीज़। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड आर डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब सेकेंड पार्ट किसके साथ डील करता है, जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो है अरेस्ट किया गया हो, उसको कस्टडी में लिया गया हो, ठीक है। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन। अब ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये आपके सिटीजन को भी अवेलेबल है और आपके एलियंस को, फॉरनर्स को भी अवेलेबल है, ओके। द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months unless an advisory board report sufficient cause for extended detention, ठीक है। अभी देखो किसी भी पर्सन का अगर आप डिटेंशन करते हो तो आप उसको 3 मंथ से ज़्यादा जो है डिटेन करके नहीं रख सकते, अनलेस कि जो एडवाइजरी बोर्ड है अगर वो उसकी जो है पीरियड को उसकी डिटेंशन के पीरियड को अगर वो एक्सटेंड नहीं करता है तो आप लोग जो है उसको 3 मंथ से ज़्यादा जो है डिटेंशन जो है उसका नहीं करके रख सकते। ये आपको फर्स्ट सेफ गार्ड प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब देखिए द बोर्ड, अब इस बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड जो है वो एक्सटेंड करता है एक पर्सन का फर्दर डिटेंशन। तो देखिए अब इस बोर्ड में कौन कौन होंगे, इसमें जज होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट्स के, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें फर्स्ट, इसका सेकंड सेफ गार्ड क्या है, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, हाउ एवर द फैक्ट कंसिडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। अब क्या बोलता है, अब जिस पर्सन को डिटेन्ड किया गया है, ठीक है, अब उसके पास जो है अधिकार है कि वो उसको आपको बताना पड़ सकता है, उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें किस वजह से जो है तुम्हारा जो है डिटेंशन हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखी जाएगी कि कहीं पे जो है कि नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात नहीं है तो उसके साथ जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हो इसके रिलेटेड में कि किस वजह से तुम्हें तुम्हारा डिटेंशन हुआ। लेकिन अगर आपकी इस मैटर पे है कोई नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात है तो फिर आप लोग जो है ये जानकारी जो है इस बारे में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके लिए जो है ये डिटेंशन जिसका हुआ ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे जो है बताया नहीं जा रहा है कि मेरा डिटेंशन जो है किस वजह से हुआ, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए, द डिटेन्यू शुड बी अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन। अब देखिए जिसको डिटेंशन हुआ है, डिटेन्यू मतलब जिस पर्सन का डिटेंशन हुआ है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी इसको प्रोवाइड की गई है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है, ठीक है, कि अपने डिटेंशन ऑर्डर के लिए, ठीक है। जो उसको डिटेंशन किया गया है उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो डाल सकता है कि भाई मेरा डिटेंशन जो है हुआ है गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से हुआ, तो इसके रिलेटेड वो रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है। अब आर्टिकल 22 ऑल्सो एथोराइज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस एंड द क्लॉज ऑफ cases in which a person can be detained for more than 3 months under a preventive detention law without obtaining the opinion of advisory board। अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए आर्टिकल 22 जो है ना ये आपकी पार्लियामेंट को एथोराइज करता है, उसको पावर देता है कि वो कुछ लॉ बना सकती है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए और उसके पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए। इसके लिए उसको एडवाइजरी बोर्ड जो है उसकी भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ केस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ
हाँ, अब वो जो है क्या कर सकता है, इसके रिलेटेड जो है बना सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में जो है कितने देर तक किसी को डिटेन रखना है, इसके रिलेटेड भी जो है वो लॉज बना सकता है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी, और जो प्रोसीजर होंगे उनको फॉलोड करना होगा एडवाइजरी बोर्ड को। ओके, अब देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ। The 44th Amendment Act 1978 has reduced the period of detention। अब देखिए इसमें क्या किया गया, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका, इसमें जो पीरियड था, आप देख रहे हैं, मैं अभी बता रही थी आपको कि 3 मंथ से ज़्यादा जो है आप लोग किसी को डिटेंशन जो है किसी को डिटेन करके नहीं रख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तो उसमें क्या किया गया, ये जो पीरियड था ना 3 साल का, 3 मंथ का जो पीरियड था, इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 2 मंथ का कर दिया गया था, ठीक है। कि आप भाई 2 मंथ से ज़्यादा जो किसी पर्सन को डिटेन करके नहीं रख सकते, उसका डिटेंशन नहीं रख सकते, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोविजन हैज़ नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स, बट ये सिर्फ जो 44th अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये प्रोविज़न जो है लाया गया था, पर अब क्या बोल रहा है कि इसको जो है फोर्स में नहीं लाया गया, ठीक है। एक्ट बनाया तो गया था पर इसको फोर्स में नहीं लाया गया। एंड द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 3 मंथ स्टिल कंटिन्यू, अभी तक भी जो है वही 3 मंथ ही आपका चल रहा है। एक पर्सन को जो है 3 मंथ तक ही उसका डिटेंशन कर सकते हैं आप लोग। अगर उसके डिटेंशन को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड जो है वो आपको क्या देगा, वो आपको ऑर्डर देगा इसके रिलेटेड कि उसका फर्दर जो है करना है डिटेंशन या नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर विद टू प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लेजिस्लेटिव पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर मतलब लेजिस्लेचर्स के पास पावर होती है लॉ बनाने की, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको डिवाइड कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके रिगार्डिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के रिगार्डिंग, पार्लियामेंट के बीच में और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। पार्लियामेंट कहाँ पे होती है, अभी सेंटर में, और स्टेट लेजिस्लेचर आपकी स्टेट्स में होती हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाती है, ठीक है। अब देखिए द पार्लियामेंट हैज़ ए एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉ। पार्लियामेंट के पास जो है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए फॉर ए रीज़न कनेक्टेड विद डिफेंस। अब कौन से रीज़न के बेसिस पे, अगर कोई डिफेंस के रिलेटेड है या फिर फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के रिलेटेड मैटर है, तो उसके लिए जो है जो लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए, वो आपकी बना सकती है पार्लियामेंट। ओके, सो देखिए बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर कैन concurrently make a law of preventive detention law for a reason connected with the security of the state। अब देखिए, अब फर्स्ट में क्या बोला, अगर फॉरेन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड या फिर इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, पर बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर किस किस में लॉ बनाएगी। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ किस बेसिस पे है, सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए है, कोई लॉ बनाना है, जब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए बनाना है, जब मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विस असेंशियल टू कम्युनिटी, कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है या सप्लाई करानी है कोई कम्युनिटी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बेसिस पे, ठीक है। तो वो लॉ कौन बना सकता है, उसमें पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, ठीक है। अब देखिए द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट्स आर। अब पार्लियामेंट ने कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाए हैं ये हम लोग देखेंगे। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बनाया था और इसको एक्सपायर्ड हो गया इसका 1969 में, ठीक है। और इसको 1969 में एक्सपायर्ड कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है मीसा 1971 में बनाया गया और इसको 1978 में रिपील कर दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। अब देखिए किसके रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिव स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट के रिलेटेड, कॉफ़ी पोजा के रिलेटेड 1974 में ये एक्ट बनाया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा बनाया गया 1980 में। ओके, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया आपका 1980 में। ओके, नेक्स्ट देखिए टेररिस्ट आर एंड
एक सेकेंड मैं चेक करती हूँ ये कहीं वर्ड कहीं मिस्टेक ना हो, एक सेकेंड। तो टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट बनाया गया टाडा 1985 में, और इसको 1995 में भी इसको भी रिपील कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिटी ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड, एक सेकेंड क्या हो रहा है इसको, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बनाया गया था 1988 में। ओके, फिर उसके बाद आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बनाया गया पोटा 2002 में, और इसको भी रिपील कर दिया था 2004 में। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को ये आर्टिकल 22 समझाने की। ठीक है, सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको डाउट होगा मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपका जो है डाउट जो है उसको मैं क्लियर करवा दूँ। ठीक है, सो कल हम लोग जो हैं राइट टू फ्रीडम के रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो मैं आपके लिए फ्रेम कर दूँगी, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपके लिए अच्छे लेक्चर आने के लिए। ठीक है, आप लोग जब लाइक करते हो या फिर कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में।